नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात कर रहे हैं जो सुनने में तो भाई बहुत सीधा लगता है, समानता। पर हम्म। जैसे ही हम इसे थोड़ा कुरेदते हैं ना, तो पता चलता है कि अरे इसके तो कई मतलब हैं, कई चेहरे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आदर्श जैसा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट है। इसके अलग-अलग पहलू हैं और मजे की बात यह है कि ये पहलू अक्सर एक दूसरे से टकराते भी हैं। हाँ, और हमारे पास आज कुछ अकादमिक लेख और नोट्स भी हैं, जो इसी समानता के विचार को अलग-अलग नजरियों से देखते हैं। हम्म। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से समानता के जो मुख्य प्रकार हैं, उनको जरा समझें कि भाई वो क्या हैं, कैसे वो इवॉल्व हुए और असल जिंदगी में उनके मायने क्या हैं। तो चलिए, इस विषय की परतें खोलते हैं। हाँ, और ये भी देखते हैं कि ये जो अलग-अलग विचार हैं, वो हमारे समाज के लिए और शायद हमारी अपनी जिंदगियों के लिए क्या मायने रखते हैं। तो एक सवाल जो एकदम से दिमाग में आता है, क्या समानता का मतलब है कि सबके लिए सब कुछ बिल्कुल एक जैसा हो? या बस ये कि भाई रेस शुरू होने से पहले सब एक ही लाइन पर खड़े हों? या फिर कुछ और ही है? शुरुआत करते हैं सबसे आम, सबसे जाने-पहचाने रूप से औपचारिक समानता। क्या यही सबसे बेसिक टाइप है? हाँ, देखिए, औपचारिक समानता यानी फॉर्मल इक्वालिटी को अक्सर हम समानता का एक शुरुआती बिंदु या फाउंडेशन मान सकते हैं। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं, मतलब राजनीतिक और दार्शनिक सोच में। इस मूल विचार पर आधारित कि सभी मनुष्यों की गरिमा समान है, इसलिए वो व्यक्ति के रूप में समान है। ये सोच खासकर हमें दिखती है 17वीं-18वीं शताब्दी की जो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियां हुई उनकी घोषणाओं में। अच्छा, वो जो मशहूर कथन है जैसे सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, वो इसी का हिस्सा हुए? सही कहा, बिल्कुल। उन दस्तावेजों में साफ साफ कहा गया कि सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को जन्म से ही कुछ प्राकृतिक अधिकार समान रूप से मिले हैं। अब प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो औपचारिक समानता का मतलब है कानून के सामने बराबरी। कानून के सामने बराबरी? हाँ, यानी कि किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग, रंग या फिर वो कहाँ पैदा हुआ है, इसके आधार पर कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब सबके लिए एक ही कानून। तो इसका मेन फोकस कानूनी और राजनीतिक अधिकारों पर है। जैसे वो जेरेमी बेंथम का सिद्धांत था, एक व्यक्ति एक वोट। पर इन स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह भी लिखी है कि यह अवधारणा नकारात्मक भी है। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ, नकारात्मक मतलब? हाँ, ये नकारात्मक शब्द यहाँ सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बुरा नहीं है। इसका मतलब है कि ये समानता किसी खास ग्रुप को जो कानूनी या राजनीतिक विशेषाधिकार मिले होते हैं ना, उनको हटाने पर जोर देती है। ये पक्का करती है कि जन्म या सामाजिक स्टेटस के आधार पर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट या छूट न मिले। जैसे आप सोचिए, पहले के जमाने में कुछ वर्गों को खास कानूनी अधिकार होते थे। हाँ, होते थे। औपचारिक समानता उन सबको खत्म करने की बात करती है। अच्छा, तो ये प्रिविलेजेस खत्म करने पर फोकस है। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, मतलब असल दुनिया में? देखिए, दुनिया भर में कई उदाहरण हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का खत्म होना, या हमारे अपने भारत के संविधान में छुआछूत का अंत किया गया और कानून के समक्ष समानता का जो प्रावधान है, ये सब औपचारिक समानता को स्थापित करने की कोशिशें हैं। मकसद ये है कि कानूनी तौर पर कोई रुकावट न हो। लेकिन क्या सिर्फ ये कानूनी बराबरी काफी है? क्योंकि जैसा इन लेखों में भी इशारा है, जेएस मिल जैसे विचारक जो खुद औपचारिक समानता के बड़े पैरोकार थे, उन्होंने भी महिलाओं के पब्लिक लाइफ में आने पर कुछ कुछ सीमाएं मानी थी, है ना? हाँ, ये एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। मिल जैसे विचारक भी जो सिद्धांत में तो समानता के पक्ष में थे, लेकिन व्यवहार में उन्होंने जेंडर के आधार पर भेद किया और महिलाओं को सामाजिक जीवन के कुछ दायरों से बाहर रखने की वकालत की। हालांकि मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट जैसी उनकी समकालीन विचारक थी, जिन्होंने इस सोच का जोरदार विरोध किया और महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर अधिकारों की मांग की। तो इसका मतलब ये हुआ कि औपचारिक समानता अपने आप में जो समाज में या अर्थव्यवस्था में गैर बराबरी है, उसको नहीं मिटाती। बिल्कुल नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन कह सकते हैं। ये कागज पर तो सबको बराबर कर सकती है शायद, लेकिन समाज में जो पहले से गहरी खाइयां हैं, आर्थिक या सामाजिक, उनको पाटने की कोई गारंटी नहीं देती। कानून तो शायद अंधा हो सकता है, पर समाज नहीं होता। और यहीं से फिर समानता के दूसरे प्रकारों की जरूरत महसूस होती है। तो हम कह सकते हैं कि औपचारिक समानता एक जरूरी नींव है, पर पूरी इमारत नहीं। ठीक है, तो औपचारिक समानता हुई प्रोसेस और नियमों पर केंद्रित। अब आते हैं एक बिल्कुल अलग नजरिए पर, परिणामों की समानता, यानी
इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ये तो सुनने में ही काफी रैडिकल सा लगता है। इसका मूल विचार क्या है? यहाँ सोच ये है कि भाई कानूनी बराबरी या शुरुआती मौके की बराबरी का क्या फायदा अगर लोगों की असल जिंदगी की जो परिस्थितियां हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब अगर एक आदमी आलीशान महल में रह रहा है और दूसरा बेचारा भूखा सो रहा है तो उनके कानून के सामने बराबर होने का क्या मतलब रह गया। इसलिए परिणामों की समानता इस बात पर जोर देती है कि लोगों के जीवन के जो असल नतीजे हैं, खासकर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति, उसमें समानता होनी चाहिए। तो क्या क्या इसका मतलब यह है कि सबके पास करीब करीब एक जैसी दौलत हो, संपत्ति हो या जीवन का स्तर एक जैसा हो? ये तो बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है। हाँ, ये विचार मुख्य रूप से जुड़ा है समाजवादी, साम्यवादी और कुछ अराजकतावादी विचारकों से। उनका मानना है कि असली सामाजिक न्याय तभी आएगा जब आर्थिक समानता होगी। ये सिर्फ कागजी बराबरी की बात नहीं, बल्कि असल जिंदगी की बराबरी की मांग है। जैसे कार्ल मार्क्स के विचार, जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में काफी है, उनका क्या तर्क था इसके पीछे? मार्क्स का विश्लेषण तो बहुत ही गहरा है इस मामले में। उनका मानना था कि समाज में जो ये गैर बराबरी है, उसकी जड़ है निजी संपत्ति और ये जो पूंजीवादी उत्पादन का तरीका है, जहां कुछ लोगों के पास उत्पादन के साधन होते हैं, फैक्ट्री, जमीन वगैरह, और बाकी लोग सिर्फ मजदूरी करने पर मजबूर होते हैं। उनके हिसाब से जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक असमानता बनी ही रहेगी। तो मार्क्स के हिसाब से इसका हल क्या था फिर? मार्क्स का मानना था कि एक क्रांति होगी जिसके जरिए निजी संपत्ति खत्म होगी और पूंजीवादी व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक ऐसा समाज बनेगा जो वर्गहीन होगा, राज्यविहीन होगा। उस आदर्श साम्यवादी समाज में, जैसा मार्क्स ने सोचा था, श्रम का जो शोषण वाला विभाजन है वो खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से समाज के लिए काम करेगा और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें मिलेंगी। वो उनका मशहूर नारा था ना, हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी जरूरत के अनुसार। हाँ हाँ, सुना है। वो परिणामों की पूरी समानता का आखिरी लक्ष्य दिखाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सपना नहीं है? मतलब क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? हमारे स्रोतों में आर.एच. टॉनी की आलोचना का भी जिक्र है, जिन्होंने इसे टैडपोल फिलॉसफी कहा था। ये क्या चीज है? हाँ, टॉनी की ये आलोचना काफी फेमस है। उनका तर्क था कि परिणामों की समानता पर बहुत ज्यादा जोर देना टैडपोल फिलॉसफी जैसा है। टॉनी का मतलब ये था कि अगर आप बस तालाब के किनारे खड़े होकर ये गिनते रहें कि कितने टैडपोल यानी मेढक के बच्चे बड़े होकर मेढक बन पाए, तो आप उन हजारों टैडपोल को नजरअंदाज कर रहे हैं जिन्हें शायद तैरने या बढ़ने का सही मौका ही नहीं मिला और वो पहले ही मर गए। अच्छा। यानी सिर्फ नतीजों को बराबर करने की कोशिश करना बेकार है अगर आपने शुरुआत में सबको जिंदा रहने और बढ़ने का एक ठीक-ठाक मौका ही नहीं दिया। तो परिणामों की समानता का जो ये विचार है, ये काफी विवादों से घिरा हुआ है। निश्चित रूप से। इसके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि अगर आप जबरदस्ती सबके नतीजों को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन लेंगे। लोग मेहनत क्यों करेंगे भाई, क्यों रिस्क उठाएंगे अगर आखिर में सबको एक जैसा ही मिलना है? ये तो फिर योग्यता और कोशिश को डिस्करेज कर सकता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पूरी तरह से भौतिक समानता लाने की कोशिश में हम स्वतंत्रता और मोटिवेशन जैसी जरूरी चीजें खो देंगे? ये इसकी सबसे बड़ी दुविधा है। दिलचस्प है। तो हमारे पास कानून की नजर में बराबरी यानी औपचारिक और नतीजों की बराबरी यानी परिणाम। अब तीसरा प्रकार जिसका जिक्र इन लेखों में है वो है अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या ये इन दोनों के बीच का कोई संतुलन बनाने की कोशिश है? हाँ, इसे अक्सर एक तरह का मध्य मार्ग ही समझा जाता है। ये औपचारिक समानता की इस कमी को मानता है कि भाई सिर्फ कानूनी बराबरी काफी नहीं है, क्योंकि समाज में और अर्थव्यवस्था में ऐसी बाधाएं हैं जो लोगों को पीछे रखती हैं। साथ ही ये परिणामों की समानता के इस विचार को भी पूरी तरह नहीं अपनाता कि सबके नतीजे बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। तो फिर ये किस बात पर जोर देता है? अवसर की समानता ये मानती है कि ठीक है, लोगों में टैलेंट, मेहनत और स्किल के लेवल पर फर्क हो सकता है और इसलिए उनके जीवन के परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये इस बात पर बहुत जोर देती है कि जीवन की जो दौड़ है ना, उसमें शुरुआती रेखा मतलब स्टार्टिंग लाइन वो सबके लिए समान होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जन्म, लिंग, जाति, धर्म या परिवार की आर्थिक स्थिति जैसी जो अप्रासंगिक इररिलेवेंट बाधाएं हैं उनको हटाया जाना चाहिए ताकि वो किसी की तरक्की के रास्ते में रोड़ा ना बने।
हर किसी को अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का एक फेयर चांस मिलना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ कानूनी बाधाएं हटाना काफी नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को भी कम करना होगा, जैसे सबके लिए अच्छी शिक्षा और हेल्थ केयर सुविधाएं देना। बिल्कुल। अवसर की समानता का यही गहरा मतलब है। ये सिर्फ नेगेटिव नहीं है, यानी बाधाएं हटाना, बल्कि पॉजिटिव भी है, यानी सक्रिय रूप से अवसर पैदा करना। जैसे ये पक्का करना कि गरीब घर का बच्चा भी अच्छी स्कूलिंग पा सके, ताकि वो अमीर घर के बच्चे के साथ मुकाबला कर सके। यहीं पर फिर राज्य की, सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हमारे स्रोतों में जॉन रॉल्स और रोनाल्ड डॉर्किन जैसे मॉडर्न विचारकों का जिक्र है। अवसर की समानता को लेकर उनके क्या खास विचार हैं? हाँ, ये दोनों 20वीं सदी के बहुत ही प्रभावशाली विचारक रहे हैं, जिन्होंने अवसर की समानता के कॉन्सेप्ट को और रिफाइन किया। जॉन रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत में कहते हैं कि समाज में जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, जैसे स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर, आय और संपत्ति, उनका बंटवारा न्यायपूर्ण होना चाहिए। उनका एक बहुत फेमस भिन्नता का सिद्धांत है, डिफरेंस प्रिंसिपल। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो ये कहता है कि समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं केवल तभी जायज हैं जब वो समाज के सबसे वंचित तबके, मतलब लीस्ट एडवांटेज्ड, के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। सरल शब्दों में कहें तो कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त ये देखना होगा कि क्या इससे सबसे गरीब आदमी को फायदा हो रहा है। अच्छा, हाँ। और डॉकिन क्या कहते हैं? रोनाल्ड डॉकिन संसाधनों की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। उनका तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि न्याय की मांग ये है कि समाज शुरुआत में लोगों के बीच संसाधनों का बंटवारा जितना हो सके बराबर करे, ताकि किसी को जन्म से मिले जो प्राकृतिक नुकसान है, जैसे कम टैलेंट होना, या सामाजिक नुकसान जैसे गरीबी में पैदा होना, उनकी भरपाई हो सके। वो एक तरह की काल्पनिक नीलामी का उदाहरण देते हैं, जहां सबको बराबर के रिसोर्स मिलते हैं। हालांकि इसके बाद लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं और पसंदों के आधार पर जो चुनाव करते हैं, उससे जो गैर बराबरी पैदा होती है, उसे डॉकिन ठीक मानते हैं। उनका कहना है कि हमें लोगों की परिस्थितियों यानी सर्कमस्टेंसेस को बराबर करना चाहिए, ना कि उनकी पसंदों यानी चॉइसेस के नतीजों को। ये विचार आजकल की मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता आधारित व्यवस्था की सोच से काफी मिलता जुलता लगता है, जहां ये माना जाता है कि भाई जो योग्य है, जो मेहनती है, उसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? क्या हम सचमुच सबकी शुरुआती परिस्थितियों को बिल्कुल एक जैसा बना सकते हैं? यही अवसर की समानता का सबसे बड़ा पेंच है। जैसा आपने कहा, ये मेरिटोक्रेसी का सपना तो दिखाता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हम कभी सचमुच वो शुरुआती रेखा को पूरी तरह बराबर कर भी सकते हैं? डॉर्किन खुद मानते हैं कि जो नेचुरल टैलेंट में फ़र्क होता है, जैसे कोई जन्म से ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला है या ज़्यादा कलात्मक है, उसकी पूरी तरह भरपाई करना लगभग नामुमकिन है। रॉल्स भी ये मानते हैं कि अवसर की समानता के लिए गंभीर कोशिशों के बाद भी परिवार का बैकग्राउंड और सामाजिक माहौल जैसी चीज़ें नतीजों में फ़र्क पैदा करती रहेंगी। तो असल चुनौती यही है कि ये एक ऐसा आदर्श है जिसकी तरफ हम बढ़ तो सकते हैं, पर शायद उसे कभी पूरी तरह हासिल न कर पाएं। ये हमेशा एक अधूरा लक्ष्य ही रह सकता है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये तीनों प्रकार, औपचारिक, परिणाम और अवसर, एक दूसरे से जुड़े भी हैं और अलग भी। अब एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल पर आते हैं, जिसका जिक्र इन स्रोतों में बार बार है: स्वतंत्रता और समानता का रिश्ता। अक्सर कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्या ये सच है? उफ, ये तो राजनीति दर्शन की सबसे पुरानी और सबसे गर्मा-गर्म बहसों में से एक है। एक पक्ष है जिसमें खासकर क्लासिकल लिबरल और आज के दौर के जो लिबर्टेरियन हैं वो शामिल हैं। वो मानते हैं कि समानता, खासकर अगर हम परिणामों की समानता की बात करें, उसको लागू करने की कोई भी कोशिश जरूरी तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करती है। उनका तर्क है कि अगर आप लोगों की संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों की मदद करना, तो आप उनकी संपत्ति की स्वतंत्रता और अपनी मर्जी से खर्च करने की स्वतंत्रता में दखल दे रहे हैं। उनके लिए स्वतंत्रता सबसे ऊपर है। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू नहीं है? मतलब क्या बिना किसी हद तक समानता के स्वतंत्रता का वाकई कोई मतलब है? बिल्कुल, यही दूसरा पक्ष है। समाजवादी, सोशल डेमोक्रेट्स और कई मॉडर्न लिबरल विचारक ये मानते हैं कि एक न्यूनतम स्तर की सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना ज्यादातर लोगों के लिए स्वतंत्रता बस एक खोखला शब्द बन के रह जाती है। वो पूछते हैं, भाई, एक भूखे, बेघर या अनपढ़ आदमी के लिए वोट डालने की आज़ादी या भाषण देने की आज़ादी का क्या असली मोल है?
अगर किसी की बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो अपनी राजनीतिक या नागरिक आजादियों का इस्तेमाल करेगा कैसे? तो इस नजरिए से देखें तो समानता स्वतंत्रता को कम करने के बजाय उसे मुमकिन बनाती है, संभव बनाती है। हाँ, यही तर्क है। उनका मानना है कि जीवन की जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी चीजों में एक हद तक समानता लोगों को अपनी स्वतंत्रता का प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली इस्तेमाल करने की क्षमता देती है। जब लोगों के पास जीने लायक संसाधन और अवसर होते हैं, तभी वो वास्तव में अपने जीवन के विकल्प चुन सकते हैं और अपनी मर्जी से जी सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो समानता और स्वतंत्रता दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। कम से कम अवसर की समानता तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता को बढ़ाने वाली मानी जा सकती है। और मार्क्सवादी इस बारे में क्या सोचते हैं? उनका भी जिक्र है इन स्रोतों में। मार्क्सवादियों का नजरिया तो और भी रैडिकल है। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज में जो स्वतंत्रता दिखती है ना, वो महज एक भ्रम है, खासकर मजदूर वर्ग के लिए। उनका मानना है कि जब तक उत्पादन के साधनों पर निजी मिल्कियत है और भारी आर्थिक असमानता मौजूद है, तब तक सच्ची स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। उनके लिए असली स्वतंत्रता केवल साम्यवादी समाज में ही संभव है, जहां आर्थिक समानता स्थापित हो चुकी हो और कोई किसी का शोषण न कर सके। तो ये तो साफ है कि स्वतंत्रता और समानता का रिश्ता कोई सीधा साधा नहीं है, बल्कि काफी पेचीदा है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों शब्दों को परिभाषित कैसे करते हैं और किस तरह की समानता पर आप जोर दे रहे हैं। निश्चित रूप से औपचारिक समानता शायद स्वतंत्रता से सबसे कम टकराती है, जबकि परिणामों की समानता सबसे ज्यादा, और अवसर की समानता कहीं बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। तो आज हमने समानता के 3 मुख्य प्रकारों की गहराई से पड़ताल की। एक है औपचारिक समानता, जो कानून के शासन और भेदभाव रहित नियमों पर जोर देती है। दूसरी है परिणामों की समानता, जो लोगों की वास्तविक भौतिक और सामाजिक स्थितियों को बराबर करने का लक्ष्य रखती है। और तीसरी है अवसर की समानता, जो जीवन की दौड़ में सबको एक निष्पक्ष, एक फेयर स्टार्ट देने का प्रयास करती है। हाँ, और ये साफ है कि समानता कोई एक सिंपल या सीधा विचार नहीं है। हर प्रकार के अपने मजबूत तर्क हैं, अपनी एक नैतिक अपील है, लेकिन साथ ही साथ हर एक की अपनी सीमाएं हैं और कुछ संभावित खतरे भी हैं।